यस। काजी मस्जिद कपड़ा बाजार माहिम में उस मस्जिद को मैनेजमेंट करने के लिए 1931 में एक ट्रस्ट फॉर्म किया गया। ट्रस्ट डीड जो है 1931 का है। उस वक्त कुछ एक आध उसमें बच्चियों के स्कूल के मदरसे के ताल्लुक से था, तो इसलिए वो हाई कोर्ट के अंदर जब सूट फाइल किया गया तो 1936 में हाई कोर्ट ने एक स्कीम फ्रेम किया और उस स्कीम फ्रेम के अंदर उसने उस बच्चियों के टीचिंग के ताल्लुक से हटा दिए और बाकी मैनेजमेंट के ताल्लुक से सब कुछ सही रखा गया। और उसमें ये भी कहा गया था कि ये जो ट्रस्ट फॉर्म किया हुआ, ये जो स्कीम फॉर्म किया हुआ, ये स्कीम को रद्द बदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें जो भी सर्वाइविंग ट्रस्टीज जो होंगे यही जो है नए ट्रस्टीज को अपॉइंट करेंगे। जो ट्रस्टीज के जब इंतकाल हो गया या किसी हालत से वो नहीं आ सके तो वो जो सर्वाइविंग ट्रस्टीज है वो लोग अपॉइंट करेंगे। बाकायदा ये स्कीम हाई कोर्ट ने 1936 में स्कीम फ्रेम किया हुआ था। अभी तब से लेकर के समझो 2008 तक बाकायदा सब कुछ सही चल रहा था। अभी 2095 के अंदर जब वक्फ बोर्ड बना तो उस वक्त जितने भी ट्रस्ट है ये पहले यही स्कीम जो है चैरिटी कमिश्नर में जब 1952 के अंदर जब एक्ट बना, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, उसमें यही स्कीम को एक्सेप्ट किया गया और यही स्कीम वो चलते रहा। जब वक्फ एक्ट फॉर्म हो गया तो जितने भी जो भी ट्रस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो भी ट्रस्ट थे उस वक्त जो वक्फ में जो अप्लाई होते थे सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वो ट्रांसफ़र के अंदर वो स्कीम भी 1936 का वो सैंक्शन स्कीम हाई कोर्ट का वो भी ट्रांसफ़र किया गया। और उस स्कीम के तहत 2008 क्या बल्कि आज तक का वहाँ पे रिटर्न्स भी फाइल किया जा रहा है और रिटर्न्स भी जो एग्जिस्टिंग ट्रस्टीज है वही फाइल कर रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन। अभी 2008 के अंदर कोई साहब खड़े हो जाते हैं वहाँ के और वो इस ट्रस्ट को वक्फ में नहीं वो पेश करते हैं और उस स्कीम के तहत वो बोलते हैं कि ये स्कीम इस मस्जिद को मेंटेन मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ नाम रखे और बोले उस हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी उनका जब रजिस्ट्रेशन हो गया और 2010 के अंदर डीम रजिस्ट्रेशन जो उस वक्त जो ट्रस्टीज थे जो अब तक ट्रस्टीज बनते आए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसमें एक दूसरा स्कीम एक जन ने फाइल कर दिया वहां के माहिम के लोगों ने, ये कहते हुए कि ये यहाँ बाकायदा उन्होंने एफिडेविट फाइल किए। एफिडेविट फाइल करके ये उन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट जो है इस मस्जिद का जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टीज थे वो कितने इंतकाल कर गए, कुछ लोग जो यहाँ पे रहते नहीं, जो लोग यहाँ पे रहते नहीं है, ये ट्रस्ट जो है बगैर इसके चल रहा है। इसलिए उन्होंने एक लिस्ट बना दी है कि ये 11 आदमियों को तुम ट्रस्टीज बना दो और एक नया स्कीम फॉर्म करो। देखो वक्फ एक्ट के अंदर वक्फ बोर्ड को ये पावर्स है, लेकिन ये पावर कब इस्तेमाल कर सकते हैं वक्फ कि एक वक्फ ट्रस्ट या एक वक्फ प्रॉपर्टी का इससे पहले कोई ट्रस्ट नहीं है या कोई मिसमैनेजमेंट चल रहा है वहां पे, तो वो वक्फ बोर्ड को एक पावर है कि वो अपना स्कीम पेश करे और वक्फ प्रॉपर्टी है वो अपने कब्जे में ले। लेकिन यहाँ पे तो वो बात नहीं थी, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रस्टीज थे। फिर तीसरा एक स्कीम वहां के लोगों में से फाइल किया जाता है, उसमें एग्जिस्टिंग ट्रस्टीज सैयद जमशेद भाई जो थे उनको ऐड करके और दूसरे लोगों को ऐड करके उन्होंने एक नया स्कीम पेश किया। अब ये तब से जो चलते आया हुआ है और अब इस वक्त तकरीबन 15-20 रोज पहले वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर पास कर दिया और वो ऑर्डर किस पर से पास कर दिया कि पिछले उनके मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें 4 आदमी अपॉइंट हो गए, जिसमें डॉक्टर लांबे, फिर एडवोकेट पठान, फिर जो CEO थे और अपने खालिद कुरैशी साहब थे। ये 4 लोगों को अपॉइंट किया गया कि ठीक है मॉडल एक स्कीम तैयार करो फिर हम कंसिडर। तो उन्होंने एक मॉडल स्कीम तैयार करके पेश कर दी। अब वो मॉडल स्कीम के तहत उसमें से 2 तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके, जो डॉक्टर एडवोकेट पठान थे वो रिटायर हो चुके। फिर उसके बाद में अनीस जो CEO वो टाइम पे थे वो भी रिजाइन हो गए और खालिद बाबू कुरैशी को
वो भी रिटायर ही समझो उनको भी रिटायर किया गया, टर्म्स खत्म हो गए। तो जाहिर सी बात है सिर्फ बचे कौन, तो एक डॉक्टर लांबे बैठे। अब ये होने के बावजूद भी एक नई कमिटी भी नहीं फॉर्म हो गई। अभी उससे पहले जब ये फॉर्म किए थे कि मॉडल स्कीम जो आपको इस मस्जिद के लिए करना है, तो पहले वहां पे जाकर के तहकीकात करो, इन्वेस्टिगेट करो, क्या हालत है क्या नहीं है, कौन ट्रस्टी है कौन ट्रस्टी नहीं है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, मुसल्ली क्या चाहते हैं, और जिन्होंने ये ट्रस्ट फॉर्म किया है उनकी ये ट्रस्ट फॉर्म करने की नीयत क्या थी, वो क्या करना चाहते थे वहां पे, ये सब चीज मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने एक मॉडल स्कीम फॉर्म की। क्योंकि वहां पे कोई आया नहीं पूछने के लिए, कोई ट्रस्टी से कुछ पूछताछ नहीं हुई, कुछ इंक्वायरी नहीं हुई, और ऑल ऑफ अ सडन 15 रोज पहले वो रेजोल्यूशन के बेसिस पे, अब वो रेजोल्यूशन में से तो 4 आदमी में से 3 आदमी तो थे ही नहीं, यानी एक वाहिद डॉक्टर लांबे के तहत उन्होंने जो भी पेश किया था वो तहत इन्होंने ऑर्डर पास किए, और वो ऑर्डर इस तरीके से पास हुई कि ये मॉडल स्कीम वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट करती है, और ये जब से अप्रूव एक्सेप्ट की है तब से इससे पहले जितने भी ट्रस्टीज थे नहीं थे सब के सब ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, और ये पूरी ट्रस्ट और इसकी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ले लेती है। यानी एक ही झटके में 3 चीज उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए, और उन्होंने बोले कि 3 साल के अंदर 3 चीज में क्या क्या फिर समझाइए। जैसे सारे स्कीम पहले वाले रद्द हो गए, इससे पहले जितने ट्रस्टीज थे वो ऑटोमेटिकली जो है इस ट्रस्ट में से निकल जाते हैं। फिर ये जितनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ये ट्रस्ट है वो वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले लेती है, और 3 महीने के अंदर इस इलाके में इलेक्शन होना चाहिए, और उस इलेक्शन के लिए अब तक तो वहां पे यानी कौन वोट देगा, इलेक्ट्रल जिसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रल कॉलेज बिल्कुल नहीं है वहां पे। तो इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था कि इलेक्ट्रल कॉलेज जो है उसको फॉर्म करे। अब उस फॉर्म करने के लिए कौन करेगा वोटिंग, या ये इलेक्ट्रल कॉलेज के कौन रहेंगे मेंबर, तो उन्होंने बोल दिया कि बॉम्बे नंबर 16 में जितने भी मुसलमान हैं सब बनेंगे मेल अबाउट द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब एक सोचने की बात है, बॉम्बे नंबर 16 में टोटल 11 मस्जिदें हैं, रजिस्टर्ड 6 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद जो अपने अपने इलाकों में, हर इलाके में अपने अपनी मस्जिदें हैं, ठीक है। अब ये वहां पे जो लोग नमाजी है वो वहां पे नमाज पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि इस मस्जिद के अतराफ में जो लोग हैं वो यहाँ पे आके नमाज पढ़ेंगे। अब तुमने जब ये कर दिया कि बॉम्बे नंबर 16 के इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ के नमाजी नहीं है अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं वो आकर के वोट देंगे इस मस्जिद के। जो नमाजी नहीं है वो भी वोट दे सकते हैं। यानी जो नमाजी नहीं है, यानी इस मस्जिद के भी ने, दूसरों का तो मैं नहीं कह सकता, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वोटर बनेंगे। यानी इस तरीके से जो ऑर्डर पास कर दिए, एक सोचने की बात है, वक्फ बोर्ड जो बना है ये मुसलमानों के फायदे के लिए बना है, ना ही प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करने के लिए। अब ये वक्फ बोर्ड के अंदर कहां भी कोई मसलक का कहां पर भी जिक्र नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि वक्फ बोर्ड बनने का मकसद यही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख, उसका मेंटेनेंस, उसका जो भी अखराजात है या उसको किस तरीके से रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी ट्रस्टियों के ऊपर होती है। और अगर ट्रस्टी ने तो फिर वक्फ बोर्ड कर सकती है। तो ये बल्कि एक कानून बनाया है ताकि मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की जो ट्रस्ट है उसके लिए एक रास्ता बताने के लिए, ना ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। अभी आप सोचो कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे समझोगे तुम्हारे घर है और तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है घर चलाना, सब कुछ है, और उस ताल्लुक से अगर एक ही रोज में अगर तुमको कहा जाता है कि तुम इस घर से बाहर निकलो, इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और इसके बाद जो भी है हम चलाएंगे,
ये किसी भी सूझबूझ मुसलमान इंसान के समझ में बिल्कुल आ ही नहीं सकता। यानी कानून अगर ऑर्डर करना है तो कुछ कानून के दायरे के अंदर करना चाहिए, ना ही अपने मनमानी के हिसाब से जिसको जैसा मांगता है वैसा वो कर रहे। मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सोचने की बात है। कोई भी अपने घर में किसी बाजू वाला हो या किसी और का दखल अंदाजी कभी चाहेगा नहीं, और ना ही ये वक्फ बोर्ड इस तरीके से फॉर्म किया है। इतना बेहतरीन ये वर्डेड है। इस वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है, बोर्ड के अंदर कौन से अच्छे कैसे लोगों को इसमें मेंबर्स बनाया हुआ है, तो ये सोचने की बात है कि इतने पढ़े लिखे और इतने सूझबूझ वाले लोगों को मेंबर बनाने के बावजूद भी मेरा समझ में नहीं आता एक आदमी का किस हिसाब से वहाँ पे ये चल रहा है, और ये चलने की वजह से वो जो भी सामने रखता है और दूसरे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और वो एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर पास होती है जिसकी कोई सुनाई नहीं है। अभी इसमें वक्फ एक्ट के अंदर ये लोग एक चीज़ सोचना चाहिए कि एक मर्तबा एक ऑर्डर पास होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसा होता है कभी ऑर्डर पास होती है तो ठीक है, ये जजेस लोग भी कहते हैं ठीक है मेरे ऑर्डर के खिलाफ तुमको नहीं अच्छा लगा है ना, यू कैन गो इन अपील, तुम हायर कोर्ट पे चले जाओ। अभी हायर कोर्ट पे जाने का मकसद ये तो कि कुछ न तो कुछ आपको उसमें से रिलीफ मिलेगा। अब वक्फ एक्ट के अंदर ऑर्डर, मनमानी भी ऑर्डर अगर पास होती है तो उसके खिलाफ अपील है, वो भी ट्रिब्यूनल में। अभी ट्रिब्यूनल के अंदर अपील है, लेकिन वही वक्फ एक्ट के अंदर एक सेक्शन ऐसा है कि तुम जो भी ऑर्डर के खिलाफ अपील करोगे, ठीक है, अपील की सुनवाई होगी, लेकिन उसमें स्टे नहीं है। तो अगर स्टे नहीं है यानी तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा घर का पोजीशन एक ऑर्डर पास कर दिए, गलत है या सही है, जो भी ऑर्डर हमने पास कर, जाओ अपील करो, लेकिन स्टे नहीं है, तुमको बाहर निकलना है, हमको इस पर कब्जा करना है और हमको हमारी मनमानी चलानी है। तो यहाँ पे यही काजी मस्जिद का हुआ है। अभी हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो यही आप लोग से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरीके से न हो। आज एक मस्जिद का हुआ है, कल कोई भी बोर्ड पे आता है, कोई भी फिरके का हो, अगर उसने अपनी मनमानी अगर शुरू कर दिए तो ये यानी कौम के भलाई के बजाय कौम के अंदर नाइत्तेफाकी की जड़ बुनियाद डाली जाएंगी, और आगे चल करके हम सबको इसमें सिर्फ यानी क्या उसको कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान को नहीं पकड़ना है, मुसलमानों के अलावा बाकी जितने भी अतराफ में उसके अतराफ में है, सबके सब में इस खामोखा के उलझन में सब जकड़ जाएंगे। वकील साहब, आप इलेक्शन की मुखालिफत करते हैं क्या? जो वक्फ बोर्ड ने जो इलेक्शन डिक्लेयर किया है, कमेटी डिक्लेयर्स हो गई, बाकायदा तौर पर जो है वो तैयारियां हो रही है, 2 पैनल्स को जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है वक्फ बोर्ड ने, तो क्या जमहूरी तरीके में इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उस पर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं लोग, और आप क्या इसकी मुखालिफत करते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने, एक सवाल बहुत अच्छा है। यानी जमहूरियत में अभी एक मिनट, ये बात हम लोग बाद में नहीं एक मिनट में जो सवाल बाद में भी और लोग हैं उनको हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल एक साथ हम लोग लेंगे और हम जवाब देने देखो जमहूरियत के 3 बड़े पिलर्स है, उसमें से एक पिलर अभी 4th पिलर जो है वो जर्नलिज्म है, ठीक है। 3 पिलर में से 3 पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब ऐसा है कि जो भी कानून बनता है, जाहिर सी बात है जमहूरियत के अंदर हाईकोर्ट भी एक कोई दर्जा रखती है। हाईकोर्ट ने अपनी जमहूरियत के अंदर उन्होंने एक ट्रस्ट फॉर्म किया, एक स्कीम फॉर्म किया, और उसमें उन्होंने बाकायदा लिख करके दिया है कि ये स्कीम के बाद में कोई स्कीम की जरूरत नहीं है, और जो ट्रस्टीज एक सर्वाइविंग ट्रस्टीज है वही नए ट्रस्टीज को अपॉइंट करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, इलेक्शन कहाँ से पैदा हुआ? तो ये यानी वक्फ बोर्ड का इख्तियार कहाँ तक है वही मैं बता रहा हूँ। They cannot exceed that. जमहूरियत नहीं है क्या? आपने 1936 का जो जिक्र किया है तो उसमें ये भी एक स्पेशल सर्कमस्टांस एक में माना है, वो लेंगे माना से भी लेंगे, 2 मिनट हो गए माना। 1936 में उसने साफ लिखा हुआ है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये किया जा रहा है। उसके बाद 2014 में जो हाईकोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड को कि तुम ये देखो मामले को, और फिर उसके बाद वो स्कीम बनाया और उन्होंने कहा कि दोनों स्कीम को कैंसिल किया। तो ये तो हाईकोर्ट ने खुद कह रहा है ना, हाईकोर्ट के सामने ये चीज लाई नहीं गई थी।
1936 के स्कीम के बारे में लाई नहीं गई थी। ये लोग ने ये सप्रेस किए। 2 स्कीम जिन्होंने डाले थे ना, उन्होंने 1936 के बारे में ये नहीं, यानी इन्होंने जो है गुमराह किया है। लेकिन 2010 में फिर ये स्कीम जो दूसरे ग्रुप से क्यों दिया गया? जितने भी फ्रेम जो स्कीम जिन्होंने डाले, उन्होंने 1936 को छुपा करके रखे। नहीं, कुछ कागजात हमारे पास सुनिए ना, एक पूरा हो जाने दीजिए, क्योंकि क्या जो टॉपिक पर है ना,